My next question is, two fixed charge plus 4e and plus e units separated by distance e. दो चार्जेस आपको दे रखे हैं बच्चे, एक है आपका प्लस 4e और दूसरा चार्ज है बच्चे प्लस e. ये दोनों आपके कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं आपको गिवन है, ये दोनों आपके a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. आपको बताना है वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम. आपको बताना है थर्ड चार्ज, आपका एक थर्ड चार्ज है उसे कहाँ रखा जाए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए. मान लीजिए थर्ड चार्ज क्या है, थर्ड चार्ज है Q और मैंने उसे कहाँ रखा, इस पॉइंट को A का नाम दीजिए, इसे B का नाम दे दीजिए, मैंने उसे O पे रख दिया. चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए. इफ दिस डिस्टेंस इज x देन रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा बेटा, a माइनस एक्स. ठीक है, तो मैंने आपको बोला बच्चे, देखिए आपसे पूछा गया वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम. थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए, मान लीजिए थर्ड चार्ज है प्लस Q और मैंने उसे कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया. जैसे बच्चे मैं इस O पॉइंट के ऊपर थर्ड चार्ज को रखूंगा तो वो मेरा कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अब कोई बॉडी अगेन इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. तो सबसे पहले A पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण इस O के ऊपर नेट फोर्स निकालिएगा, उस फोर्स को नाम दे दीजिएगा F1 का. सिमिलरली B के कारण जो आपका जो चार्ज है B के ऊपर उसके कारण जो फोर्स लगेगा उसे F2 का नाम दे दीजिए, क्योंकि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो श्योरली है F1 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, F2. तो F1 को F2 के इक्वल रख दीजिएगा, आपके x की वैल्यू निकल आएगी. कैसे, आप F1 का फॉर्मूला आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e, ठीक है, 4eq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बच्चे, आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. F2 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्या लिखूं बच्चे, QE डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स का स्क्वायर. ये टर्म तो बच्चे वैसे ही कैंसिल होगी आपकी, ये Q है आपका, Q से बच्चे Q भी कैंसिल हो रहा है, E से E भी कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ बच गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस वन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए. आप क्या कीजिए, दोनों साइड रूट ले लीजिए. रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स. सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, 2a माइनस 2x इक्वल टू एक्स. तो 2a इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स. तो आपके पास आ गया बच्चे 2a इक्वल टू 3, आपके पास किसके बराबर आ गया, 3x के बराबर. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2a डिवाइडेड बाय 3. तो लीजिए आपकी ये जो थर्ड चार्ज है उसका डिस्टेंस इस प्लस 4e से कितना होगा, ये है डिस्टेंस. तो सिंपली मैंने अगेन आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज़ किया और इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को बड़े इजीली वे से आपका सोल्व कर दिया. मुझे यही बताना था, आपके दो चार्जेस थे जो ऐसे फिक्स थे, आपको वो थर्ड चार्ज की पोजीशन बतानी थी जिसके लिए आपका नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो, या आपका सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों. मैंने वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं कूलम लॉ से, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रिंसिपल सुपरविजन से डिस्कस किए. आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन किए तो आपको इस कंसेप्ट की डीप नॉलेज हो चुकी होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी हम डिस्कस कर रहा हूँ जो है ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज माइनस q. एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितने बच्चे, माइनस q चार्ज है. इज मूविंग अराउंड ए चार्ज प्लस q2. एक दूसरा चार्ज है प्लस q, आपका प्लस q2 अलोंग ए सर्कुलर पाथ. तो आपका एक चार्ज माइनस q है जो आपके एक दूसरे चार्ज प्लस q2 के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चे, r है. आपको प्रूव करना है जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है इसका माइनस आपके q1 का अबाउट प्लस q2 आपका इतना होना चाहिए. मतलब अगर फिगर बनाई जाए तो लीजिए आपकी फिगर ये दे रखी है, ये मान लीजिए सेंटर के ऊपर आपका एक चार्ज है प्लस q2, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है बच्चे r. एक दूसरा चार्ज है, ये रहा बच्चे वो चार्ज, कितना है बच्चे उसके ऊपर, आपका माइनस q चार्ज है. ये चार्ज इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है बच्चे, ये दो चार्ज आपके, मतलब एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. एक बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व क्यों कर रही होगी, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज टू चार्ज. इन दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी की वजह से बॉडी रिवॉल्व कर रही है. और रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स आपको पता है नेसेसरी है, वो फोर्स कौन सा फोर्स चाहिए, अगर आपकी इसी बॉडी ने रिवॉल्व करना है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे अगर एक बॉडी माइनस क्यू आपकी, अगर माइनस क्यू प्लस q2 के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसके लिए नेसेसरी ये होगा कि उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इनके बीच में कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r, आपने प्लस वन में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी आपको पता है 1/4πε0, दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी आपका एक बचे चार्ज हो गया -q1, दूसरा है q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया r का स्क्वायर। कोई टर्म कैंसिल होती है बच्चे, जरूर कैंसिल कर लेना, एक r से r कैंसिल होता है, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे सिंपली लिख देता हूँ mv² इक्वल टू 1/4πε0, आपने मैग्नीट्यूड लेना है q1 q2 डिवाइडेड में r आ गया। प्लस वन में आपने रीड किया था, जब भी आपकी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसके वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा। उस रिलेशन, क्योंकि यहाँ बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ m, v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, r ओमेगा, उसका क्या कर दीजिएगा बेटा, स्केयर कर दीजिए, इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r, स्केयर कीजिए, m r का स्केयर और ओमेगा का स्केयर हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r। यहाँ से बचे एम आर, आपकी जो एम आर स्केयर को नीचे भेज दीजिए, तो ओमेगा स्केयर आपका बन जाएगा 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय m, नीचे आ गया, r स्केयर नीचे आएगा, एक r पहले भी था तो r का क्यूब हो गया। ओके, ओमेगा क्या चीज़ होती है बच्चे, ओमेगा का भी आपको पता है, ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है 2π/t, तो आप ओमेगा को आप 2π/t पुट कर दीजिए। अगर मैं यहाँ 2π/t पुट कर दूँ इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय mr का क्यूब, लीजिए यहाँ कर देते हैं, दोनों की स्केयरिंग करेंगे तो 2π का स्केयर हो गया 4π का स्केयर, t का स्केयर इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय mr का क्यूब। t की वैल्यू निकालनी थी, इसे ऊपर ले जाइए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए, तो t स्केयर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होते ही बच्चे 16 पाई का क्यूब ε0 mr का क्यूब डिवाइडेड बाय q1 q2, रूट लेंगे तो लीजिए आपको जो प्रूव करना था वही चीज़ आपकी निकल आई। ठीक है, तो इस तरह बच्चे मैंने आपको क्या बताया, इस तरह बच्चे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस किए, किससे रिगार्डिंग, आपके कूलम लॉ के रिगार्डिंग, जिसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स को या किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को या किसी भी अगर आपके किसी भी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला तीन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर मैंने आपको डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन से रिलेटेड वैसे कोई काम नहीं किया, लेकिन डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन से रिलेटेड बात बता देता हूँ। मान लीजिए दो चार्ज के बीच में कोई फोर्स है, ठीक है, दो चार्ज हैं, जब वो वैक्यूम में है उनके बीच का फोर्स मान लीजिए F है। सेम दो चार्ज को सेम डिस्टेंस के ऊपर आप वाटर के अंदर रख दीजिए, वाटर के अंदर क्या रखने से क्या होगा, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चे 81, जैसे इसे वाटर के अंदर रखूंगा तो आपके FW की वैल्यू, मतलब वाटर के अंदर रखने से इसकी फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए दो चार्ज थे, जब उन्हें वैक्यूम में या एयर में रखा गया तो उनके बीच की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है F है। मैंने उन दो चार्ज को सेम डिस्टेंस के ऊपर वाटर में रख दिया, वाटर में रखते ही वाटर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 81, तो आपको बतानी है वाटर में रखते ही उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी। मैंने आपको रिलेशन बताया था k किसके बराबर होता है बच्चे, आपका पहले वैक्यूम में डिवाइडेड बाय जब उसे वाटर में रखा होगा उसका रेशियो। k की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए, k की वैल्यू है 81, जब वैक्यूम था तो उसके बीच की फोर्स को F का नाम दे दीजिए, वाटर में FW का नाम दे दीजिए। तो FW की वैल्यू किसके बराबर आएगी, FW की वैल्यू आएगी F डिवाइडेड बाय 81, यानी आपके फोर्स की वैल्यू आपकी फोर्स की वैल्यू यानी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो 1/80 टाइम्स आपका क्या 81 टाइम्स क्या हो चुका होगा, डिक्रीज हो चुका होगा। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि जब भी दो चार्ज को मीडियम में, वैसे भी याद रखिएगा, जब भी दो चार्ज को मीडियम में रखोगे तो उनके बीच की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ से पता लग जाएगा कि कितनी डिक्रीज हो जाती है। फिर बच्चे हमने डिस्कस किया आज आपका सुपरपोजिशन का आर्टिकल। सुपरपोजिशन के आर्टिकल के बहुत सारे क्वेश्चन बने और भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं फटाफट आपसे कहूँ, चलिए एक मेरे को अपनी इसके लिए बता दीजिए, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे, आपकी एक फिगर दे देता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज रख लेता हूँ, चलिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज रख देता हूँ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे रख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। मैं अगर पूछूँ इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, सिंपली वैसे आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, इसकी वजह से फोर्स निकालिएगा, उसे F1 का नाम दीजिएगा, इसकी वजह से निकालिएगा F2 का निकाल लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, चाहे से आप रिजोल्व कर लीजिएगा या आप सिंपली पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लगा के आप इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चे आज का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको कूलम लॉ या इन टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए।